सोचिए जरा, अरब का रेगिस्तान जहां जिंदगी सख्त थी, कबीलाई लड़ाइयां आम थीं और लोग छोटे छोटे गिरोहों में बंटे हुए थे। फिर सन 632 ईस्वी आता है, वो साल जब नबी करीम का इंतकाल हुआ। इस वक्त तक इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, मगर कोई नहीं सोच सकता था कि कुछ ही दशकों में यही इलाका एक ऐसी सल्तनत में बदल जाएगा जो अटलांटिक समुंदर से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंचेगी। सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से छोटे छोटे कबीले इतनी बड़ी ताकत बन गए? और इस बदलाव का असर सिर्फ अरब पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्यों पड़ा? आज हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर जिसे तारीख में इस्लामी फतहात कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फतहात कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, और सबसे अहम, इन्होंने दुनिया की तहजीब और सियासत को किस तरह बदल दिया। हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, तारीखी टाइमलाइन। दूसरा, इलाकों के मुताल्लिक मुख्तसर कहानियां। तीसरा, वजहें और असरात। और चौथा, तारीख निगारी यानी हिस्टोरियंस की बहसें। रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद सन 632 में जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया तो अरब के बिखरे हुए कबीले पहली बार एक झंडे तले मुत्तहिद हुए। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर ए खिलाफत में यह इत्तेहाद एक बेमिसाल ताकत में बदल गया। सिर्फ 4 साल बाद 636 में यरमुक का मशहूर जंग हुआ, जहां मुसलमान फौजों ने रोमन साम्राज्य की बड़ी ताकत को शिकस्त दी और शाम के दरवाजे खुल गए। अगले ही साल 637 में कादिसिया का संग्राम हुआ, जिसने सासानी ईरान के सदियों पुराने तख्त को गिरा दिया और मजबूत फारसी सल्तनत ढह गई। फिर 642 में अम्र इब्न अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर मिस्र तक पहुंच गया और नील की वादियों में नई तारीख लिखी गई। उसके बाद कदम दर कदम फतहात उत्तर अफ्रीका तक फैली और सिर्फ 7 दशकों के भीतर 711 में मुसलमान अंडलुस यानी स्पेन की सरजमीन पर दाखिल हुए। यकीन कीजिए, चंद दशकों में अरब का यह छोटा सा इलाका अटलांटिक के समुंदर से लेकर सिंध की सरहदों तक फैल चुका था और दुनिया की नक्शानवीसी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यरमूक की जंग को अक्सर सिर्फ तलवारों और फौजी हिकमत अमली की टक्कर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये जंग बाइजेंटाइन हुकूमत के लिए एक ऐसे दौर का खात्मा साबित हुई जो सदियों से शाम और उसके आसपास की सरजमीन पर छाया हुआ था। मगर यहाँ एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। यरमूक की फतह के बाद लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल नहीं किया। असल में उस वक़्त के शरई निज़ाम के तहत गैर मुस्लिम रिहायशी जजिया अदा करके अपने दीन पर कायम रह सकते थे। इसका मतलब ये था कि उन्हें मजबूरन धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपनी इबादतगाहों और अपनी तहजीब को बरकरार रखते हुए नए इस्लामी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ में ज़िंदगी गुजार सकते थे। यानी यरमूक की फतह सिर्फ हुकूमतों के बदलने का नाम न थी, बल्कि एक नए इदारती और सियासी निज़ाम का आगाज़ थी, जिसमें ताकत के साथ साथ इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी भी शामिल थी। लेकिन कादिसिया की फतह ने सिर्फ एक जंग का नक्शा नहीं बदला, बल्कि पूरी सियासी दुनिया हिला दी। इस जंग के बाद मुसलमान फौजें आगे बढ़ीं और सासानी ईरान की शान और शौकत का मरकज सिटसिफोन, जिसे अरब लोग मदाइन कहते थे, उनके हाथों में आ गया। ये वही शहर था जहां सदियों से शाह ए ईरान की हुकूमत चलती आ रही थी, लेकिन अब उसका पतन हो चुका था और मजबूत सासानी बादशाहत ढह गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों ने फारस से सिर्फ इलाका नहीं लिया, बल्कि उनके इदारी तजुर्बे से भी बहुत कुछ सीखा। खास तौर पर मालियात और दीवानदारी यानी रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स कलेक्शन और दफ्तरी नज़म। इस्लामी निज़ाम ने इन तरीक़ों को अपने ढांचे में शामिल किया और उन्हें नए हालात के मुताबिक ढाल लिया। यानी कादिसिया की फतह सिर्फ तख्त बदलने की कहानी न थी, बल्कि 2 तहजीबों के मिलन की शुरुआत थी, जहां अरबों की सादगी और ईरान की इदारती हिकमत मिलकर एक नए दौर की बुनियाद रख रही थीं। सन 642 में अम्र इब्न अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर मिस्र पहुंचा और जल्द ही ये सरजमीन नए निज़ाम का हिस्सा बन गई। मिस्र के क़ैबती ईसाई, जो उस वक़्त बाइजेंटाइन हुकूमत के सख्त टैक्स और मजहबी दबाव से तंग थे, उन्होंने शुरुआती दौर में इस ताज़ा ताबेदार हुकूमत को एक राहत की तरह महसूस किया। अरबी हुकूमत ने उन्हें अपने दीन पर कायम रहने की इजाज़त दी, बशर्ते वो जजिया अदा करें। और क़ैबती लोगों ने देखा कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की तरह उनके गिरजाघरों पर वही सख्त पाबंदियां नहीं लगाई गईं। ये फ़र्क मिस्र के आम लोगों के लिए एक नई तजुर्बा था, जहां सियासी हुकूमत बदली, लेकिन उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ आसानी आ गई। मगर ये तो बस आगाज़ था।
क्योंकि इसके बाद इस्लामी फौजों का कारवां आगे बढ़ा और अफ्रीका के साहिल से होते हुए एक और बड़ी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। उत्तर अफ्रीका की सरजमीन पर मुसलमानों का कदम आसान नहीं था। यहाँ के कबीलों ने अलग अलग वक़्तों पर न केवल मुकाबला किया बल्कि कई मौक़ों पर उनके साथ इत्तेहाद भी किया। यह सफ़र सिर्फ फौजी जीत तक सीमित नहीं था, बल्कि हर इलाके में स्थानीय लोगों के साथ तालमेल, प्रशासन की नई नज़्म और सामाजिक बदलावों का भी अनुभव था। कदम दर कदम मुसलमानों ने सहारा, लीबिया और मोरक्को की तरफ बढ़ते हुए न केवल फतेह की मिसालें कायम की बल्कि रणनीतिक मार्ग भी साफ किया। और यही रास्ता था जिसने 711 में अंडलुस की सरजमीन तक पहुंचना आसान बनाया। यानी यह सफ़र केवल फतेह की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, समझदारी और नए निज़ाम के आगाज की दास्तान थी। और अब हम पहुंचते हैं अंडलुस की ओर, यूरोप में इस्लामी फतह के पहले कदमों की कहानी पर। सन 711 में तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज जिब्राल्टर की तटरेखा पर उतरी। इतिहास में मशहूर कहा जाता है, समंदर पीछे है और दुश्मन सामने, और ये वाकया आज भी याद किया जाता है। ये एक ऐसा क्षण था जब मुसलमानों ने यूरोप के दरवाजे खोल दिए। इस छोटे से कदम के साथ अंडलुस की सरजमीन में नया दौर शुरू हुआ। फौजों ने न केवल युद्ध किया बल्कि स्थानीय हालात और समाज को समझकर इलाकों में व्यवस्था भी बनाई। यहाँ की फतह सिर्फ तलवारों की जीत नहीं थी बल्कि एक नई तहजीब, प्रशासन और संस्कृति के आगाज का संकेत भी थी। और यहीं से शुरू हुआ एंडलुस का सफर, एक ऐसा इलाका जो बाद में यूरोप में इस्लाम की छवि और इतिहास में एक अहम मुकाम रखेगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद कई और बदलाव और असरात सामने आए। तो सवाल उठता है, इतनी कम अवधि में ये फतहात कैसे मुमकिन हुई? इसका जवाब कई पहलुओं में छुपा है। सबसे पहले अरब कबीलों का इत्तेहाद और उनका गहरा ईमान। पहले बिखरे हुए कबीले अब एक झंडे तले जुड़े और उनकी लगन और जज्बा किसी भी फौज से कम नहीं था। दूसरी वजह यह थी कि बाइजेंटाइन और सासानी हुकूमत पहले से ही कमजोर और थकी हुई थी। लंबे युद्ध, आंतरिक लड़ाइयां और राजनीतिक उलझनें उन्हें पीछे छोड़ रही थीं। तीसरी वजह मालियाती इंसाफ थी। नए इस्लामी निज़ाम ने आम लोगों पर भारी टैक्स और दबाव कम किया, जिससे लोगों को राहत मिली और कुछ इलाकों में सहयोग भी हासिल हुआ। और सबसे अहम, फौजी तर्ज ए अमल, हल्की, तेज और मुत्तहिद फौजें जो कठिन इलाकों में भी आसानी से हिल सकती थीं। इन सब वजहों का मिलाजुला असर था कि इस्लामी फतहात इतनी तेजी से आगे बढ़ी। और ये सिर्फ जंग की जीत नहीं थी बल्कि एक नई प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत भी थी, जिसका असर आने वाले दशकों में हर इलाके में दिखाई देगा। अब बात करते हैं इतिहास निगारी की, यानी कैसे हम इन फतहात की घटनाओं को समझते हैं। हमारे पास अल तबरी और अल बलाधुरी जैसी किताबें हैं जो शुरुआती मुसलमान मुआरिखीन ने लिखी। मगर ध्यान रहे कि ये रिवायतें अक्सर फतह के 2-3 सदियों बाद दर्ज की गईं। सिर्फ यही नहीं, बाइजेंटाइन और फारसी इतिहास निगार भी मौजूद है जो इन घटनाओं को अपने मजहबी या सियासी नजरिए से पेश करते हैं। इसलिए हर रिवायत का अपना असर अंदाज होता है। आज के आधुनिक मुआरिखीन जैसे ह्यू कैनेडी पुरातात्विक खोजें, सिक्कों और दस्तावेजों की रोशनी में इन रिवायतों का जायजा लेते हैं। वे न सिर्फ घटनाओं की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि कब किस रिवायत में अतिशयोक्ति या पक्षपात हो सकता है। यानी इतिहास सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई और बहस भी है। और इसे समझना ही हमें फतहात की असली तस्वीर दिखाता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इन फतहात का आम लोगों, समाज और मजहब पर क्या असर पड़ा। तो इस लंबे सफर से हमें 3 अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, फतह का मतलब ये कतई नहीं कि लोग फौरन अपना मजहब बदल लें। असलियत में धार्मिक और सामाजिक बदलाव सदियों में धीरे धीरे आए। यह समझना जरूरी है ताकि इतिहास को सिर्फ जीत हार की कहानी न माना जाए। दूसरी, इस्लामी निज़ाम ने मौजूदा तहजीबों और समाज को मिटाया नहीं बल्कि उसने उनमें नए रंग और नए ढांचे जोड़े। प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक रिवायतों में नयापन आया, लेकिन पुरानी पहचानों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। तीसरी, हर इलाके की कहानी अलग थी। मिस्र का अनुभव, अंडलुस का सफर और फारस या सीरिया की फतह, सबकी परिस्थितियां, असरात और लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग थीं। यही विविधता इस्लामी फतहात की असली तस्वीर को रोशन करती है। और ये सीख हमें सिर्फ इतिहास समझने में नहीं बल्कि आज के समाज में तहजीबों के मेल और बदलती व्यवस्थाओं को देखने में भी मदद देती है। चलिए अब हम इस सफर के समापन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस्लामी फतहात की कहानी सिर्फ तलवारों और जंगों तक सीमित नहीं है। ये कहानी है तहजीबों की मुलाकात, समाजों के मेल और नए प्रशासन और संस्कृति के आगाज की।
हर इलाके की अपनी अलग दास्तान है। मिस्र, अंडलुस, सीरिया या फारस, और यही विविधता इतिहास को जिंदा बनाती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सा इलाका आप अगली वीडियो में तफसील से देखना चाहते हैं। आपकी राय से हमें भी आगे की कहानी को और रोचक बनाने में मदद मिलेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तारीख निगारों की किताबों, प्राचीन दस्तावेजों और आधुनिक रिसोर्सेज की पूरी फहरिस्त मिलेगी, ताकि आप खुद भी इस सफर को गहराई से समझ सकें। तो आइए इस इल्म की यात्रा में हमारे साथ रहिए और देखिए कैसे कुछ सदी पहले के फैसले और फतहात ने पूरी दुनिया की तहजीब और सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया।